आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डीआरडीओ के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत इशू किए गए एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसके अंतर्गत एक ऐसे शेयर्ड अपर्चर फेस्ड एरे एंटीना के डेवलपमेंट की बात करी गई है जो कि 1 से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज और 5 से लेकर 18 गीगाहर्ट्ज बैंड पर स्पैन करेंगे। और ये जो एंटीना है ये रेडार को, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को और कम्युनिकेशन फंक्शन को एक सिंगल लो प्रोफाइल अपर्चर पे फ्यूज करने का काम करेंगे, जिससे कि रेडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम हो और इसके अलावा जो मल्टी मिशन एफिशिएंसी है एयरक्राफ्ट की, शिप्स की या ग्राउंड व्हीकल्स की, इसको काफ़ी बूस्ट किया जा सके। और बाकायदा इसके लिए 17 नवंबर की जो डेडलाइन है ये एक्सटेंड करी गई है। इस आरएफआई का एक ही उद्देश्य है कि ऐसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को विकसित करना जो कि आने वाले भविष्य में इंडियन आर्म फोर्सेस की जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस कर सके। जैसा कि हम आपसे पहले भी कहते आए हैं कि भारतीय थल सेना रशिया यूक्रेन वॉर में जो ड्रोन वॉरफेयर हमें देखने को मिली है आर्मर्ड व्हीकल के अगेंस्ट, उसको क्लोजली मॉनिटर कर रही है और अपने मेन बैटल टैंक्स को प्रोटेक्ट करने का हर यथासंभव प्रयास इसके तरफ से किया जा रहा है। और इसी क्रम में हमें भारतीय थल सेना के T-72 मेन बैटल टैंक में एक नई मॉडिफिकेशन देखने को मिली। हाल ही में एक फोटोग्राफ इशू किया गया था T-72 मेन बैटल टैंक का, जहां पर हमें रीइंफोर्स्ड रबर फ्लैप्स देखने को मिली जो कि टर्रेट से अटैच थी। और इनको इसलिए यूज किया गया है ताकि जो एनिमी के ड्रोन्स हैं इनको कंफ्यूज किया जा सके। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। ये जो लो प्रोफाइल मॉडिफिकेशन किया गया है ये बेसिकली उन गैप्स को फिल करने का काम कर रहा है जो कि एक्सपोज होते थे, जैसे कि हल हो गया या फिर टर्रेट और हल के बीच में जो गैप हो गए उनको फिल करने का काम यहाँ पर किया है। और ये एक एडिशनल लेयर जो है सिक्योरिटी की वो प्रदान करती है ड्रोन के अगेंस्ट में। ये जो फ्लैप्स हैं ये बेसिकली उसी तरीके हैं जो कि हमने रशियन टैंक्स में देखा था रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में। इनको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि इनकमिंग ड्रोन के जो पेलोड होते हैं, जैसे कि एक्सप्लोसिव वॉरहेड होते हैं, उनसे ये इंटरफेयर करते हैं और उनके फ्यूजिंग मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करके जो प्री मैच्योर डिटोनेशन है उसको कॉज करते हैं। और ऐसे में टैंक की जो सिक्योरिटी है वो और भी ज़्यादा सुनिश्चित हो जाती है। इसके अलावा हमने और भी हाल ही में मॉडिफिकेशंस देखे थे जो कि ड्रोन वॉरफेयर को ध्यान में रखकर किए गए थे। और यही नहीं बल्कि भारत ने रशिया यूक्रेन वॉर में जो ड्रोन वॉरफेयर में क्या क्या खतरे हो सकते हैं और कैसे लोइटरिंग म्यूनिशन या फिर जो ड्रोन्स हैं ये किस हद तक टैंक को नुकसान पहुंचा सकते हैं उसको देख करके भी जो एंटी अनमैन एयर सिस्टम टेक्नोलॉजी है उसको भी इस समय अडॉप्ट किया जा रहा है इन टैंक्स के साथ, ताकि जो ड्रोन है उनको हवा में ही न्यूट्रलाइज किया जा सके। इनफैक्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय अंडर डेवलपमेंट है जो कि आप भविष्य में देखेंगे ड्रोन वॉरफेयर को ध्यान में रख करके ही डिज़ाइन किए गए हैं और उनका एक ही उद्देश्य है कि मेन बैटल टैंक को ड्रोन से सुरक्षित रखा जा सके। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को लेकर के। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो कि भारत के इस समय तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है और इस समय उन्होंने एक इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को कॉल आउट किया है, जिसके अंतर्गत वो कुछ प्रमुख सिस्टम है जिसके लिए एंड टू एंड सपोर्ट चाहते हैं, जहां पर डेवलपमेंट, सर्टिफिकेशन और इंटीग्रेशन ये तीनों जो चीज़ें हैं ये प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के तरफ से मिल करके पूरी की जाएंगी। और ये जो 3 क्रिटिकल सिस्टम है इसमें हमें कंबाइंड इंट्रोगेटर एंड ट्रांसपोर्टर सिस्टम देखने को मिलेगा, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो देखने को मिलेंगे, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेंगे और ये तीनों चीज़ें तेजस मार्क 2 से संबंधित है। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत हाल ही में जो एक रिसेंट टेक्निकल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया था उसमें भी ये देखने को मिला था कि प्लेटफॉर्म का जो मैचुरेशन है इसको एक्सेलरेट करने पर काम किया जा रहा है और जो ग्राउंड इंटीग्रेशन हो गया, फ्लाइट टेस्टिंग हो गया और इन सिस्टम का एयरवॉर्दिनेस सर्टिफिकेशन है, ये प्रोटोटाइप रोल आउट के पहले ही चीज़ें हो जाएं, इसकी यहाँ पर प्राथमिकता रखी गई है। तेजस मार्क 2 की बात करें तो इस समय भारतीय वायुसेना के लिए ये सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट्स में से एक है, क्योंकि MiG-21 के जाने के बाद और धीरे धीरे जो दूसरे पुराने फाइटर जेट्स हैं उनके जाने के बाद जो गैप क्रिएट होगा उसको फिल करने की जिम्मेदारी जो हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये इन्हीं के कंधे पर आ चुकी है। और तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना के लिए खासकर एक संजीवनी बूटी का काम करने वाला है। हालांकि इसकी जो पहली उड़ान है वो हमें 2026 की शुरुआत में या मध्य में देखने को मिलेगी, लेकिन इससे पहले एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ये चाहती है कि जो सब सिस्टम वैलिडेशन है ये ऑलरेडी पहले ही हो जाए, कि इससे पहले कि एयरक्राफ्ट को रोल आउट किया जाए। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इस समय चीज़ें युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही हैं और चीज़ों को जल्दी से जल्दी पूरा किए जाने का जो प्रयास है वो इस समय संगत संस्थाओं की तरफ से किया गया है।
तो यहाँ पर स्पष्ट है कि तेजस मार्क 2 से संबंधित जो बड़ी अपडेट्स हैं वो हमें आने वाले भविष्य में लगातार देखने को मिलती रहेंगी। हमारे अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय वायुसेना की न्योमा एयरबेस को लेकर के। आप सबको पता ही है कि न्योमा एयरफील्ड पर काफी लंबे समय से काम चल रहा था और हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने जो प्लेन्स हैं वो यहाँ पर उतारने शुरू भी किए थे। लेकिन इसी समय एक बड़ी अपडेट आ रही है न्योमा एयरफील्ड को लेकर के, जहां पर भारतीय वायुसेना की तरफ से न्योमा एयरबेस को फुली डिक्लेयर कर दिया गया है ऑपरेशनल। जी हाँ, ये एयरबेस अब फुली ऑपरेशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, जहां पर भारतीय वायुसेना अब अपने सारे ऑपरेशंस को इजीली यहां पर शुरू कर सकती है। न्योमा की बात करें तो इसे दुनिया की हाईएस्ट फाइटर कैपिटल एयरफील्ड का दर्जा दिया जा चुका है, जो कि 13,700 फीट के एल्टीट्यूड पर स्थित है और ये चाइना के बॉर्डर से या यूं कह लें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हाई एल्टीट्यूड पावर हाउस की अगर हम बात करें तो इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 218 करोड़ रुपए की लागत में अपग्रेड किया गया था और इस समय भारतीय वायुसेना के लिए ये यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट ये जो पूरा का पूरा एयरबेस है या एयरफील्ड है, ये भारतीय वायुसेना के लॉजिस्टिकल और जो दूसरे डिफेंसिव और ऑफेंसिव अप्रोच है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ये लद्दाख की जहाँ तक बात रही तो भारतीय वायुसेना का ये चौथा बेस बन गया है। इससे पहले लेह, कारगिल और तोइस में हमें जो बेस है वो देखने को मिला था और अब न्योमा का जो एक्टिवेशन है कि यहाँ पर चौथा बेस बन चुका है भारतीय वायुसेना का। ओरिजिनली अगर हम न्योमा की बात करें तो इसे 1962 के सीनो इंडियन वॉर के दौरान एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के तौर पर इसको डेवलप किया गया था या कंस्ट्रक्ट किया गया था। लेकिन इसको एक बार फिर से 2008 में एक्टिवेशन मिला था और उसके बाद से जब गलवान क्लैश हुआ था जून 2020 में, तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है वो सामने आई थी और उसके बाद युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ था और फिर यहाँ पर ये जो 2.7 किलोमीटर लंबा और 46 मीटर चौड़ा जो रनवे है यहाँ पर बनाया गया था और इसमें हमें कंप्लीट हैंगर्स देखने को मिलते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स देखने को मिलते हैं, हार्ड जो स्टैंडिंग एप्रॉन्स है वो देखने को मिलते हैं, क्रैश पे वॉच टावर और दूसरी चीज़ें जो है वो देखने को यहाँ पर मिल जाती है। एक बार फिर से ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर में चल रहे डिले को लेकर के आवाज़ उठनी शुरू हुई है, जहाँ पर भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी और सीनियर डिफेंस एनालिस्ट अब इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं कि क्या जानबूझकर इंटेंशनली ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम को डिले का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार कब तक जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है या फिर जो बाबू लूप होल है, इसके चलते जो हमारे प्रोग्राम है ये प्रभावित होते रहेंगे। इनफैक्ट अब यहाँ पर क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि जो बाबू हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में तैनात, उनके वजह से ही ये जो प्रोग्राम है वो डिले होता नजर आ रहा है और अब इसके खिलाफ जो आवाज़ है वो उठनी शुरू हो गई है। और ये पहला प्रकरण नहीं था जब जो बाबू लूप होल है या यूँ कह लें जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, इनके चलते जो चीज़ें हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और कहीं ना कहीं अब देख के ऐसा लगता है कि इंटेंशनली ये प्रोग्राम शायद आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों ने अब आवाज़ उठानी भी शुरू कर दी है, क्योंकि अब 2025 भी खत्म होने वाला है लेकिन ट्विन इंजन डिग बेस प्रोग्राम मानो कि पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में ही पड़ा हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।